Welcome everyone to my YouTube channel. This is Manisha Paidhe PGT. In this video we are going to discuss about the new chapter of history that is nationalism in Europe. इससे पहले हिस्ट्री के अंदर हमने एक चैप्टर डिस्कस किया था जो इस साल के जो एग्जाम है 2020 का जो होगा उसके अंदर आ रहा है, दैट वाज नेशनलिज्म इन इंडिया। उस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से भारत के अंदर जो है लोगों के मन में राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म की फीलिंग जो है डेवलप हुई। उसी तरह से ये जो चैप्टर है ये भी उसी तरह से थोड़ा बहुत सिमिलर है, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इंडिया के अंदर नेशनलिज्म किस तरह से आया था, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पूरे यूरोप के अंदर जो है नेशनलिज्म किस तरह से आया। तो ये चैप्टर जो है आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से लिंक करवाएगा, आपको फ्रेंच के बारे में जानने को मिलेगा, आपको रशिया के बारे में, आपको यूरोप के अंदर जहाँ जहाँ कंट्रीज के अंदर नेशनलिज्म राष्ट्रवाद की फीलिंग आई है उनके बारे में आपको जानने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले समझते हैं चैप्टर का नेम और उसकी बेसिक थिंग्स। जैसे आप सब जानते हैं, आपने देखा होगा नाम ही चैप्टर का है नेशनलिज्म इन यूरोप, तो मतलब यही है नेशन प्लस इज्म। तो नेशनल होता है कि अपना देश, राष्ट्रीय कंट्री, और इज्म होता है आइडियोलॉजी। तो यानी हमें पढ़ना है कि यूरोप के अंदर जो कंट्रीज थी, यूरोप के अंदर जो देश थे, उनके अंदर जो है नेशनलिज्म की फीलिंग किस तरह से डेवलप हुई, कौन कौन से रेवोल्यूशन वहां पर हुए, क्या क्या चीजें वहां पर जो है चेंजेस हुई, उन सब चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ते हैं कि जो नेशनलिज्म इन यूरोप है वो बेसिकली हम कौन कौन सी कंट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हम पढ़ेंगे जर्मनी में किस तरह से आया, इटली में कैसा आया, फ्रांस में कैसा आया, और ब्रिटेन के अंदर कैसा आया। इन चारों कंट्रीज के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो यहाँ पर किस तरह से जो है आपकी डेवलप हुई। अब यहाँ पर बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हम एक बात आपको बता देती हूँ कि इन सारे कंट्रीज में क्या हुआ है, रिप्लेस मल्टीनेशन इनटू स्टेट। अब आप बोलोगे कि मल्टीनेशन इनटू स्टेट्स कैसे है। जैसे मैं अगर आपके सामने बात करूं, एग्जांपल ही बात करूं, हम बात कर रहे हैं नेशनलिज्म की, तो राष्ट्रवाद की फीलिंग अगर हम बात करते हैं कि हमारे जो है मन में जो है नेशनलिज्म की फीलिंग जो है डेवलप हुई है, वो कब डेवलप होगी, अगर हम किसी ऐसी गवर्नमेंट में रह रहे हैं जो डेमोक्रेटिक है, जो लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक है, जहाँ पर लोगों के पास में राइट्स है। तो ऐसे देश में तो हम नहीं बोलेंगे ना कि हम जो है रेवोल्यूशन करेंगे, क्योंकि हमारे पास सारे प्रिविलेज, सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन जब लोग जो है यूरोप के अंदर मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रह रहे थे, किसी राजा के अंडर रह रहे थे, उनके पास में इक्वालिटी के राइट्स नहीं थे, उनके पास में अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, तो लोगों के मन में गुस्सा था और उस चीज से लेकर रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, तरह से नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर डेवलप हुई। पहले क्या होता था, यूरोप के अंदर जो कंट्रीज हैं, अगर हम फ्रांस की बात करें तो जो फ्रांस जो था वो छोटी छोटी कॉलोनीज के अंदर डिवाइडेड हो रखा था। जैसे अगर हम फ्रांस की बात करें तो कुछ एरिया ये रहा, कुछ एरिया ये रहा, कुछ एरिया, कुछ एरिया ये रहा, तो ये क्या बन रहे थे, ये बन रहे थे आपके मल्टी नेशन। ठीक है, तो मल्टी नेशन को हटा के पूरे एक नेशन की बात यहाँ पर की गई, पूरे एक देश की बात की गई। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर हम पूरे देश को एक तरह से लेकर चलेंगे तो उससे क्या होगा, नेशनलिज्म की फीलिंग स्ट्रॉन्ग होगी। अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर, अगर हम भारत के ऊपर जो है एम्फेसाइज करें कि इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, अगर हम 28 स्टेट्स के अंदर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना दें तो उससे क्या होगा, उससे जो है पूरा देश जो है एकजुट नहीं हो पाएगा। एक कह सकते हैं जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो लोगों के मन में नहीं डेवलप हो पाएगी। अगर हम 28 स्टेट्स को अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर दें तो लोग क्या सोचेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप हरियाणा के हो तो आप हरियाणा के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोचोगे और उसी पे आपका फोरफ्रंट रहेगा। लेकिन अगर मैं इन 28 स्टेट्स को या जितने भी हमारे देश के अंदर राज्य हैं उन सभी स्टेट्स को मर्ज करके देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दूं, मल्टी नेशन से एक नेशन बना दूं, तो क्या होगा, देश के अंदर जो फीलिंग होगी नेशनलिज्म की वो पूरे देश के लिए होगी, एक अखंड स्वरूप बन जाएगा। तो वही कंसेप्ट जो है यूरोप के अंदर भी हमें देखने को मिला, मल्टी नेशन से नेशन की तरफ। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी फेमस पेंटिंग आपको जानने के लिए आपको ज्यादा जरूरत है, वो है फ्रेडरिक सोरियो। ठीक है, इनकी एक पेंटिंग थी जो है आपकी द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी एंड सोशल रिपब्लिक। इस पेंटिंग के अंदर क्या मैसेज दिया गया है, इस पेंटिंग के अंदर मैसेज दिया गया है वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी। वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी रेफर टू द कि पूरी दुनिया के अंदर जो है डेमोक्रेसी किस तरह से स्टैब्लिश हुई, और सोशल रिपब्लिक, ठीक है, और रिपब्लिक की यहाँ पर बात की गई है। तो ये था एक तरह से बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप। अब इसके अंदर 4 कंट्रीज हैं बेसिकली, जैसे आप देख सकते हैं
जर्मनी, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन। अब हम एक एक करके इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो फ्रांस के बारे में डिस्कस करेंगे कि फ्रांस के अंदर जो है रेवोल्यूशन किस तरह से आया, या फ्रांस के अंदर जो चीजें हैं वो किस तरह से चेंज हुई। तो फ्रांस के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बता देते हैं आपके कि फ्रांस में रेवोल्यूशन आया। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि फ्रांस के अंदर एक तरह से एक साइकिल चला हुआ है। अब आप बोलोगे साइकिल कैसे? साइकिल मैं आपको बताती हूँ किस तरह से चला हुआ है। बेसिकली पहले उस साइकिल के बारे में बता देती हूँ। जैसे फ्रांस के अंदर क्या हुआ, रेवोल्यूशन आया, आप जानते हैं फ्रांस के अंदर, हम फ्रांस की बात करने वाले हैं, फ्रांस की हम बात करने वाले हैं। तो फ्रांस में जो है एक जो है साइकिल चलता रहा, जैसे कि पहले लुइस 11 थे, इनका शासन आया, फिर रेवोल्यूशन हुआ, डेमोक्रेसी आई, डेमोक्रेसी के बाद फिर डिक्टेटरशिप आ गई नेपोलियन के दौरान। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से फ्रांस के अंदर जो है साइकिल चलता आ रहा है। ठीक है, पहले मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी यहाँ पर। ठीक है, फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर जो है आपका डेमोक्रेसी की बात हुई। ठीक है, लोकतांत्रिक देश की। फिर यहाँ पर नेपोलियन का जो है शासन आ गया। ठीक है, तो फ्रांस में एक तरह से एक साइकिल चल रहा है चीजों का। तो बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, फ्रांस के अंदर जो है हम रेवोल्यूशन पीरियड के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रांस के अंदर किस तरह से जो है आपका रेवोल्यूशन आया और यहाँ पर किस तरह से लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग जो है डेवलप हुई। तो उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो आप सब जानते हैं सबसे पहले फ्रांस के अंदर एक रेवोल्यूशन आया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, ये आया 1789। आप सभी को पता होगा फ्रांस के अंदर एक रेवोल्यूशन आया एंड द आइडिया ऑफ नेशन। ठीक है, पहले हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर हम इन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रांस के अंदर जो है एक रेवोल्यूशन आया। ठीक है, फ्रांस के अंदर एक क्रांति आई, रेवोल्यूशन आया 1789 के अंदर रेवोल्यूशन आया। और उस रेवोल्यूशन ने लोगों के मन में क्या फीलिंग डेवलप करी, आइडिया ऑफ नेशन, एक देश की जो है फीलिंग जो कह सकते हैं, पूरे देश की एक दूसरे के साथ में एकजुट होकर खड़े होना, पूरा देश एक साथ चले जो है, उस तरह की जो फीलिंग जो है यहाँ पर जो है डेवलप हुई फ्रांस के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर जो है नेशनलिज्म किस तरह से यहाँ पर डेवलप हुआ। ठीक है, ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था इसने किस चीज का आइडिया दिया, एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। अब आप बोलोगे एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म क्या है। अगर किसी कंट्री के अंदर, किसी भी देश के अंदर रेवोल्यूशन आ रहा है, क्रांति आ रही है, क्यों आ रही है क्रांति? क्योंकि वहां के जो लोग हैं, वहां के जो पीपल हैं, वो क्या है, डिससेटिस्फाइड है। ठीक है, डिससेटिस्फाइड है किससे, जो भी वहां पर गवर्नमेंट है, चाहे वो मोनार्की हो चाहे वो डिक्टेटर हो। ठीक है, और लोग क्या चाहते हैं, लोग चाहते हैं एक दूसरी गवर्नमेंट, रिपब्लिक हो, जहां पर लोगों की सुनवाई हो। लोगों की सुनवाई कब होगी, जब सब लोग इकट्ठे होंगे, जब लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग होगी। आप कोई भी रेवोल्यूशन है, अगर मैं आपको बोलूं कि आप जो है एक रेवोल्यूशन कीजिए, कोई क्रांति कीजिए, कब करेंगे आप, जब सब लोग इकट्ठे होंगे। आप अकेले तो कोई क्रांति कर नहीं सकते ना, ऑब्वियसली एक पर्सन भी कर सकता है लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया उसने लोगों के मन में राष्ट्रवाद के प्रति जो फीलिंग थी उसको डेवलप हुआ। तो इससे वजह से हम कह सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन गिव द आइडिया ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। जो फ्रेंच के अंदर रेवोल्यूशन आया था उसने लोगों के मन में एक नेशनलिज्म, एक राष्ट्रवाद के प्रति जो है फीलिंग को डेवलप किया। अब इससे आगे भी हम चीजों को पढ़ेंगे कि आगे चीजें क्या क्या हुई, और हम पढ़ेंगे किस तरह से जो है फ्रांस के अंदर नई नई चीजें जो है अडॉप्ट हुई और नई नई चीजें यहाँ पर स्टार्ट हुई। एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, द एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म क्या देता है, गिव द आइडिया ऑफ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। ठीक है, नेशनलिज्म हमें किस चीज की आइडिया दे रहा है, नेशन। ठीक है, कि पूरा नेशन एक साथ है। ठीक है, कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है हमें आइडिया दे रहा है। ठीक है, मैं आपको इसको एक चीज एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर हम किसके कॉलोनी थे, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की कॉलोनी थे। मैं बीजी लिख रही हूँ, बीजी मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की कॉलोनी थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर हम रहते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पे क्या करती थी, बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी, लोग जो है उससे डिससेटिस्फाइड थे।
ठीक है, डिससेटिस्फाइड थे क्योंकि लोगों की सुनवाई नहीं हो रही थी, लोग जो है एक तरह से टेरर में रहते ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान। ठीक है, उस टाइम पर जब लोग डिससेटिस्फाइड थे तो जो हमारे देश के जो लीडर थे उन्होंने क्या करा, आप कह सकते हैं मूवमेंट स्टार्ट किया, आंदोलन स्टार्ट किया, एक तरह से रेवोल्यूशन स्टार्ट करा। ठीक है, इस रेवोल्यूशन ने क्या करा, लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप किया। आप जानते हैं कि जिस तरह से जब महात्मा गांधी जी ने नेशनल मूवमेंट स्टार्ट किया था तो लोग क्या हो गए थे, एकजुट हो गए थे। ठीक है, सब लोग इकट्ठे हो गए कि नहीं अब हमें देश के प्रति जो है कुछ सोचना है, अपने देश को ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमें आजाद कराना है। उस चीज के प्रति लोगों की जो भावनाएं थी वो इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, नेशनलिज्म की जब फीलिंग हमारे अंदर डेवलप हो जाती है तो नेशनलिज्म हमें किस चीज की प्रेरणा देता है, कलेक्टिव आइडेंटिटी की। कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब कि वी ऑल आर सेम। ठीक है, कि हम सब जो है इक्वल हैं, हम सब बराबर हैं, हम सब एक हैं और हमें सबको एकजुट होकर जो है अपने देश से ब्रिटिश गवर्नमेंट को भगाना है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से एक रेवोल्यूशन जिसने फीलिंग डेवलप करी आइडिया ऑफ नेशनलिज्म की, नेशनलिज्म से लोगों के मन में जो है डेवलप हुआ कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो इस तरह से ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, सेम चीज आपको फ्रांस के अंदर भी देखने को मिली। रेवोल्यूशन आया, रेवोल्यूशन गिव द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एंड नेशनलिज्म गिव द आइडिया ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, मतलब एक तरह से देश के साथ प्रति एक साथ होना। ठीक है, उस चीज की जो है आइडेंटिटी हुई। अब यहाँ पर अब देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके मन में मेरे को नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप करनी कब आएगी, जब हमारे देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जब हमारे देश का एक फ्लैग होगा, जब हमारे देश के अंदर एक लैंग्वेज बोली जाएगी, जब हमारे देश के अंदर जो है इक्वालिटी होगी तब। तो फ्रांस के अंदर भी यही चीजें हुई। फ्रांस के अंदर जो है एक नया कंसेप्ट आया, न्यू फ्लैग, एक नया फ्लैग यहाँ पर बना, जो न्यू फ्लैग जो है जो पूरे फ्रांस का होगा। ठीक है, इसके बाद में न्यू फ्लैग यहाँ पर देखने को मिला, नेशनल असेंबलीज, जिस तरह से हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट है, नेशनल असेंबली वहां पर बनी नई। ठीक है, और न्यू हिम्स कंपोज्ड, न्यू हिम्स कंपोज का मतलब है कि न्यू प्रेयर कंपोज। ठीक है, विच डेवलप द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग द पीपल ऑफ फ्रांस। ठीक है, न्यू हिम्स वर कंपोज, पोइम्स जो है कंपोज की गई यहाँ पर। और हम यहाँ पर देखने को हमें बहुत कुछ चीजें मिली। ठीक है, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप, मतलब पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को एक ही जगह से संभाला जाएगा, अलग अलग जगह कोई नहीं संभालेगा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ना, ये जो चीजें आप पढ़ रहे हैं, ये चीजें नेशनलिज्म की तरफ प्रमोट कर रही हैं। ठीक है, कि आपने क्या करा, रेवोल्यूशन आया, रेवोल्यूशन से मन में नेशनलिज्म की फीलिंग आई, और ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग है ये और कैसे कैसे मजबूत हो रही। नेशनलिज्म की फीलिंग ने लोगों को एकजुट किया, कलेक्टिव आइडेंटिटी दिया, नया फ्लैग वहां पर तैयार किया गया कि भी अब एक नया फ्लैग होगा जो पूरे फ्रांस का होगा। ठीक है, पूरे फ्रांस का एक फ्लैग होगा, वो तैयार किया गया। नेशनल असेंबली, एक पूरे फ्रांस की एक नेशनल असेंबली होगी, आप जो कह सकते हैं पूरे देश की एक असेंबली, जहां पर देश के चुने हुए प्रतिनिधि जो है वहां पर बैठेंगे और गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे। पूरी एक नेशनल असेंबली एक कंसेप्ट हुआ। न्यू हिम्स कंपोज, न्यू हिम्स कंपोज कि आप अपने देश के प्रति जो है नेशनलिज्म की आपकी जो फीलिंग है वो और स्ट्रॉन्ग हो, उसके प्रति लोगों ने जो कह सकते हैं अपने देश के प्रति नए गाने आप कह सकते हैं, न्यू आप कह सकते हैं पॉइंट्स कह सकते हैं, न्यू राइटिंग्स कह सकते हैं, न्यू आर्टिकल्स लिखिए अपने देश को और लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए। ठीक है, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप का मतलब यह है कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है अब वो केंद्रीकरण कर दिया। केंद्रीकरण मतलब एक जगह से चलेगा, पूरे देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई अलग अलग जगह बैठ के देश के एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं चलाएगा, एक जगह से एडमिनिस्ट्रेशन जो है चला जाएगा। तो ये जो चीजें थी ये चीजें आई। इसके आगे भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन आप क्या कह सकते हैं फ्रांस के अंदर नेशनलिज्म को डाला। ठीक है, तो आगे भी हम इन चीजों को ही डिस्कस करेंगे कि इससे भी आगे क्या चीजें हुई, जैसे फ्लैग हो गया, नेशनल असेंबली होगी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप हो गया। इसके अलावा भी और क्या क्या चीजें हुई, जैसे अगर हम बात करें तो इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जो है इनको क्या कर दिया, अब आप बोलोगे इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को अबॉलिश कर दिया गया।
इंटरनल कस्टम ड्यूटीज का मतलब है कि जो रेवोल्यूशन से पहले, रेवोल्यूशन आने से पहले जो चीजें, जो ड्यूटीज जो है सरकम आप कह सकते हैं कुछ टाइम की या फिर कुछ काइंड की जो ड्यूटीज या कुछ तरह के रूल्स रेगुलेशन जो है राजा महाराजा के टाइम से चलते आ रहे थे, वो जितनी भी ड्यूटीज थी, जितने भी वो कस्टम थे, उन सबको अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, मतलब जो पुराने टाइम से जो है चीजें चलती आ रखी थी, उन सब चीजों को जो है अबॉलिश कर दिया गया। अब यहाँ पर एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी, वो है आपकी यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन वेट एंड मेजर। अब आप बोलोगे यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन वेट एंड मेजर का मतलब क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन वेट एंड मेजर का मतलब यह है कि जैसे कि हमारे देश के अंदर एक कानून, मतलब हमारे देश के अंदर आपका पूरा प्राइस डिसाइड होता है कि 1 किलो चीनी की जो कीमत है वो 32 है। ठीक है, 1 किलो चीनी की जो कीमत है वो 32 है। तो ये जो किलो है नापने का, ये किससे नापते हैं? आजकल तो जो मशीन से आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने मम्मा या फिर फादर के साथ में मार्केट में जाते हैं, तो आप जब भी मार्केट में जाते हैं, सुपर मार्केट में, तो जब भी आप चीनी खरीदते हैं, या तो वो पैकेट में होती है सील, या फिर उससे पहले टाइम पर क्या होता था कि जो है नापते थे, उसको तोलते थे, 1 किलो का जो है वो रखते थे और उस चीज से उसको चीनी को तोल कर आपको देते थे। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जो तोलने का जो सिस्टम था 1 किलो का, क्या वो भारत के अलग अलग जगह पर अलग अलग था? नहीं। अगर हम एक किलो का बट्टा जो है पहले उसको रखते थे, 1 किलो का जो स्टोन है उसको रखते थे नापने के लिए, तो वो जो चीज थी वो इंडिया के हर पार्ट में थी। वो आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, साउथ में चले जाइए, या आप राजस्थान में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, जो नापने का जो प्रक्रिया थी वो एक जैसी थी। ऐसा तो नहीं कि दिल्ली के अंदर जो है 1 किलो का जो है चीनी जो है वो दी जाएगी कि पहले 1 किलो को नापेंगे और फिर उस हिसाब से चीनी दी जाएगी। एक तो 1 किलो का जो भी पत्थर होता है, जो भी चीज नापने की होती है वो रखी जाएगी। मान लीजिए दिल्ली के अंदर 1 किलो का इतना बड़ा पत्थर रखा गया और उससे हम चीनी को नाप रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आप जो है राजस्थान में गए, वहां पर एक मार्कर रख दिया कि भाई ये मार्कर 1 किलो का है, जितना वजन इस मार्कर का होगा उतनी आपको चीनी दी जाएगी। ऐसी चीजें तो नहीं देखने को मिली ना आपको। प्राइस में 1-2 रुपए का फर्क देखने को मिल जाता है, लेकिन वेट में जो क्वांटिटी है मेजर करने की, उसमें कोई फर्क नहीं मिलता। ठीक है, थोड़ा बहुत मिल सकता है, ठीक है, 20 मिनिमल डिफरेंस मिल सकता है, लेकिन ज्यादा तो नहीं। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर मैं दिल्ली के अंदर जो है 1 किलो चीनी जो है पूरे बहुत बड़े पत्थर से नाप रही हूँ और राजस्थान में मैंने बोल दिया कि जितना इस मार्कर का वजन है उतनी ही आपको चीनी मिलेगी, चाहे कितना भी वजन हो। ये चीजें तो नहीं देखने को मिलती ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, फ्रांस के अंदर पहले ऐसे ही था। आप फ्रांस के कुछ हिस्से में चले गए तो वहां पर आपको 1 किलो का सामान उसके बराबर मिल रहा है। फ्रांस के दूसरे राज्यों में चले गए तो मान लीजिए वो 1 किलो का सामान इस पैरकर के अमाउंट जितना मिल रहा है। तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा था वहां पर। तो ये इन चीजों को क्या कर दिया गया, इन चीजों को जो है हटा दिया गया, इन चीजों को अबोलिश कर दिया गया। और यहाँ पर क्या डाला, यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन वेट एंड मेजर, यानी जो मापदंड का तरीका होगा, जो चीजों को नापने का तरीका होगा वो यूनिफॉर्म होगा, वो एक जैसा होगा पूरे फ्रांस के अंदर। अगर मान लीजिए इस पेन की जो कीमत है वो 5 रुपये है, तो पूरे फ्रांस के अंदर 5 रुपये होगी। अगर मान लीजिए किसी 1 किलो चीनी में खरीदने जा रही हूँ फ्रांस की किसी दुकान से, तो जिस चीज से वो नाप रहा है, जो तरीका है वो नापने का, वो तरीका हर जगह एक जैसा होगा। ऐसा नहीं है कि फ्रांस की एक कॉलोनी में मेरे को एक जैसा दे दिया, दूसरे में अलग। तो इन चीजों को अबोलिश कर दिया गया। ठीक है, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी यहाँ पर लेकर आई गई वेट और मेजर की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन वेट एंड मेजर का, जो हमें फ्रांस के अंदर जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है आई। ठीक है, उन चीजों के बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं तो रीजनल डायलेक्ट्स डिस्करेज। रीजनल डायलेक्ट डिस्करेज का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए फ्रांस के अंदर ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है। ठीक है, इसमें क्या क्या कि यहाँ पर अलग लैंग्वेज बोली जा रही है, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर रीजन वाइज अलग कर दिया। अब इस चीज को क्या कर दिया, इस रीजन को जो है डिस्करेज कर दिया और पूरे फ्रांस में बोला गया कि यहाँ पर सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोली जाएगी, जो है फ्रेंच। तो इन चीजों को हटा दिया। अब इससे क्या होगा, मतलब क्षेत्र के हिसाब से, रीजन के हिसाब से लैंग्वेज या फिर जो बोली है वो नहीं बोली जाएगी। पूरे देश की, पूरे क्षेत्र की, पूरी आप कह सकते हैं पूरे फ्रांस की केवल एक ही भाषा होगी, जो आप कह सकते हैं फ्रेंच।
ठीक है, इस तरह की चीजों को यहाँ पर जो है लेकर आया गया। ठीक है, तो रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज कर दिया गया और फ्रेंच रेवोल्यूशन को, फ्रेंच लैंग्वेज को यहाँ पर आपका कह सकते हैं प्रमोट किया गया। ठीक है, तो ये जो चीजें थी, ये चीजों ने क्या करा, लोगों के मन में जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी उसको और ज्यादा मजबूत किया, उसको जो है और ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग किया। ठीक है, तो ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आई थिंक जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा कि फ्रांस के अंदर जो है आपका किस तरह से चीजें जो है स्टार्ट हुई, किस तरह से लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई। तो ये जो आपके शॉर्ट पॉइंट्स थे कि इंटरनल कस्टम अबॉलिश्ड या फिर यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन वेट एंड मेजर, दीज आर द सम पॉइंट्स, यू कैन यूज ऑल दीज सम पॉइंट्स। ठीक है, इन जब आप अपना आंसर लिखेंगे बोर्ड के एग्जाम के अंदर, तब इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आपकी मदद करने को मिलेगा। अब इसके अंदर एक सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है आपका, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रांस के अंदर, वो है आपका सिविल कोड। ठीक है, ऑफ 1804 और नेपोलियन कोड। ठीक है, यहाँ पर एक नई चीज देखने को मिलेगी आपको, सिविल कोड ऑफ 1804 और नेपोलियन कोड। ठीक है, सिविल कोड ऑफ 1804 और नेपोलियन कोड, ये चीजें यहाँ पर आप कह सकते हैं कि क्या थी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया फ्रांस के अंदर जो है, आप मैं एक बात कहूँ आपको, एक साइकिल चला हुआ आया था। जैसे पहले यहाँ पर मोनार्की थी, अगर आप इसको समझना चाहते हैं ना तो पहले इसको एग्जाम्पल को समझिए। मोनार्की थी, मोनार्की हटी, यहाँ पर रेवोल्यूशन आया, रेवोल्यूशन के बाद यहाँ डेमोक्रेसी आई, डेमोक्रेसी के बाद यहाँ पर फिर दोबारा से डिक्टेटर आई। ठीक है, और डिक्टेटर के बाद यहाँ पर नेपोलियन का राज आया। ठीक है, नेपोलियन का राज आया। नेपोलियन जो था, बेशक उसने मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलाई। ठीक है, नेपोलियन ने आप कह सकते हैं सारी पावर अपने हाथ में ली, लेकिन ये नेपोलियन ही था जिसने नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप करी लोगों के मन में। ठीक है, ये नेपोलियन था जिसने जो है सिविल कोड लाया। ठीक है, जिसने इक्वालिटी की बात करी। ठीक है, जिसने यूनिफॉर्म लॉ की बात करी, जिसने पूरे फ्रांस को एकजुट किया। ठीक है, इसलिए हम बात कर रहे हैं कि नेपोलियन कोड क्या था। आई थिंक आपको बेसिक स्ट्रक्चर आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेपोलियन कोड या फिर सिविल कोड ऑफ 1804 आप कह सकते हैं, ये चीजें क्या हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। व्हाट इज सिविल कोड और व्हाट इज नेपोलियन कोड ऑफ 1804, उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो नेपोलियन ने सबसे पहले क्या किया, नेपोलियन पूरे लार्ज एम्पायर के ऊपर कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या करा इन्होंने, सबसे पहले आप कह सकते हैं बेशक नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को जो है डिस्ट्रॉय किया। ठीक है, बेशक यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी, बट मेड एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड मोर नेशनलिज्म, नेशनल एंड एफिशिएंट। ठीक है, देखिए यहाँ पर चीजों को समझने की थोड़ा कोशिश कीजिएगा। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि नेपोलियन ने जो है पूरी फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर दी। उन्होंने बेशक इक्वालिटी की बात करी, यूनिफॉर्म लॉ की बात करी, नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर डेवलप करी, लेकिन डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं आई है। नेपोलियन ने अपने हिसाब से चीजें स्टार्ट करी, लेकिन लोगों के हित में स्टार्ट करी, लोगों के मन के अनुसार स्टार्ट करी। ठीक है, तो नेपोलियन ने क्या करा, डेमोक्रेसी को तो अबॉलिश कर दिया, लेकिन देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसको बहुत ज्यादा नेशनल कर दिया और बहुत ज्यादा एफिशिएंट कर दिया, कि पूरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन केवल एक आप कह सकते हैं एक पर्सन के अंदर से चलेगा, अलग अलग जगह पर आपका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज्यादा मजबूत किया, लोगों के मन में जो अपने देश के प्रति फीलिंग होनी चाहिए उस फीलिंग को डेवलप किया, उसको बहुत ज्यादा मजबूत किया। और अगर ये फीलिंग डेवलप मजबूत हो जाती है तो लोगों का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है। ठीक है, माफ कीजिएगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है, बहुत मजबूत हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट पॉइंट में कि डेमोक्रेसी तो आप कह सकते हैं यहाँ पर अबोलिश हुई, डेमोक्रेसी यहाँ पर जो है एस्टैब्लिश नहीं हुई, लेकिन नेपोलियन ने क्या किया, यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज्यादा एफिशिएंट करा, लोगों के मन में जो है नेशनल की फीलिंग जो है उसको जो है डेवलप किया। ठीक है,
अब यहाँ पर जो है आपका बात करेंगे, दूसरी जो चीज नेपोलियन ने स्टार्ट करी वो थी अबॉलिश प्रिविलेज बेस ऑन बर्थ। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अबॉलिश्ड प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। देखिए, अबॉलिश प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ का मतलब ये है कि पहले क्या होता था कि मान लीजिए आप राजा की फैमिली से हैं, ठीक है, आपके फोर फादर जो है किंग रहे हों फ्रांस के, तो आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, आपको कंसेशन मिलेगा, आपको हर जगह अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हर जगह रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको हर प्रिविलेज अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको कंसेशन मिलेगा। तो आपको क्या चीजें मिल रही है अपॉर्चुनिटी, ये जो अवसर आपको मिल रहे हैं, ये किस आधार पर मिल रहे हैं? जन्म के आधार पर, बर्थ के आधार पर, जहां पर आपका जन्म हुआ है उसके आधार पर मिल रहे हैं। अब नेपोलियन ने क्या किया, इन सब चीजों को अबोलिश कर दिया, इन सब चीजों को हटा दिया, बोला कि ये जो प्रिविलेज है, ये जो कंसेशन है, ये जो फैसिलिटीज हैं, ये जो सुविधाएं हैं जो आपको मिल रही हैं, ये अब बर्थ के आधार पर नहीं मिलेंगी, ये मिलेंगी अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी। एक पर्सन के अंदर कितनी क्षमताएं हैं चीजों के अंदर सुधार करने की, देश के अंदर मजबूत करने की, उसके आधार पर लोगों को सुविधाएं, अपॉर्चुनिटी, कंसेशन, फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। तो जो प्रिविलेज मिल के आ रही थी, जो अपॉर्चुनिटी जन्म के आधार पर मिलती थी, उन चीजों को जो है अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और दूसरा जो है यहाँ पर क्या किया, स्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। स्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब यह है कि कानून की नजर में सब बराबर है, एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। ठीक है, कि कानून की नजर में जो है सब इक्वल है, चाहे वो आप किसी राजा की फैमिली से बिलोंग करते हो, चाहे आप एक कह सकते हैं आप ऊपर वाले क्लास के पर्सन हो, चाहे मिडल हो, चाहे लोअर हो, चाहे डाउन ट्रोडन हो। ठीक है, आप हर इक्वल है, कानून की नजर में सबको बराबर है, यहाँ पर सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, सबको समान रूप से अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह के कंसेप्ट जो है नेपोलियन ने यहाँ पर लेकर आए। इसके अलावा जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो है फ्यूडल सिस्टम। अभी तक हमने 3 पॉइंट डिस्कस करे, जो 4th पॉइंट है यहाँ पर वो है फ्यूडल सिस्टम। ठीक है, फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश कर दिया गया। पहले इस लाइन को देख लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ उसका मतलब क्या है। फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश्ड। फ्यूडल सिस्टम के साथ में एक और चीज को अबॉलिश किया गया, आप कह सकते हैं आपका मेमोरियल ड्यूज। ठीक है, फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, देखिए जैसे अगर मैं बात करूं इंडिया की, इंडिया के अंदर क्या है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, और उसके बाद पीपल है, आम जनता है, उनके लिए कानून बनता है। ये यहाँ पर प्रक्रिया चलती है। ठीक है, ये लोग वोट करेंगे, वोट के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, ये पार्लियामेंट में जाएंगे और पोजीशन को ऑब्टेन करेंगे। ये एक प्रक्रिया है, लेकिन ये प्रक्रिया इक्वल है, इसमें कोई इस तरह का डिवीजन नहीं है। अब फ्रांस में क्या होता था, जो सोसाइटी थी मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जब यहाँ पर राजा महाराजा का शासन था, जब यहाँ पर आपके नेपोलियन के आने से पहले, फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन आने से पहले, यहाँ पर क्या था, फ्यूडल सिस्टम था। फ्यूडल सिस्टम के अंदर क्या कर रखा था, पूरे देश को, पूरे फ्रांस को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। ठीक है, जैसे आपके पहले तो हो गया आपका जो रूलर है वो फ्यूडल, और नीचे यहाँ होते थे सर्फडम। ठीक है, फ्यूडल मतलब हो गया आपके जो बड़े बड़े जमींदार हैं। ठीक है, और ये सर्फडम का मतलब हो गया फीजेंट। तो 3 क्लास थी ये, फर्स्ट, सेकंड और 3। इस तरह से सोसाइटी जो है चलती आ रखी थी। तो ये जो कंसेप्ट था, ठीक है, इसको अबोलिश कर दिया गया। इसके साथ में लिखा हुआ है मेमोरियल ड्यूज। मेमोरियल ड्यूज का मतलब है कि ये लोग जो टैक्स लेते थे, फीजेंट से जो टैक्स लेते थे, उस चीज को भी हटा दिया गया। ठीक है, तो फ्यूडल सिस्टम को अबोलिश कर दिया गया, प्लस मेमोरियल ड्यूज को भी अबोलिश कर दिया गया। मतलब जो टैक्स लिया जाता था इन लोगों से, उस चीज को हटा दिया गया, उस चीज को अबोलिश कर दिया गया। ऐसी चीजें अब यहाँ पर नहीं होंगी। ठीक है, टैक्स जो है वो एक जैसा होगा। अब यहाँ पर और क्या चीजें सिस्टम की गई, गिल्ड रेस्ट्रिक्शन रिमूव।
ठीक है, गिल्ड रेस्ट्रिक्शन का मतलब है कि बहुत सारे लोग, लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है ग्रुप बनाकर ट्रेड करने के लिए जाते थे, ठीक है, व्यापार करने के लिए जाते थे, उन सब चीजों की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, ट्रेड के लिए कोई भी देश है, अगर हम उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बिना ट्रेड के जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को इंक्रीज कर दिया गया, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और कम्युनिकेशन को, ठीक है, इन सब चीजों को इंक्रीज कर दिया गया। इन सब चीजों के बारे में बात हुई, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड हुई ताकि जो ट्रेड है, ठीक है, वो इंक्रीज हो सके। ट्रेड इंक्रीज होगा तो इकोनॉमी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इस सब चीज को जो है बढ़ावा दिया गया, इन सब चीजों की जो है यहाँ पर आप कह सकते हैं बात की गई। और यहाँ पर और किस चीज की बात की गई आप देख सकते हैं, यहाँ पर यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन वेट एंड मेजर, इसकी बात की, नापने का जो मापदंड का जो होता है उसको एक कर दिया गया, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले समझाया था। ठीक है, तो ये जो चीजें थी, ये थी आपकी आप कह सकते हैं सिविल कोड ऑफ 1804 और नेपोलियन कोड। ठीक है, ये सब चीजें थी आपकी सिविल कोड, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा एक पार्ट और डिस्कस करेंगे। वो पार्ट आपका क्या है, वो पार्ट आपका ये है। अब देखिए, फ्रांस के अंदर नेपोलियन ने जो है बहुत सारी चीजें लेकर आए। ठीक है, आप कह सकते हैं कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई, नेशनलिज्म की फीलिंग जो है डेवलप हुई। अब फ्रांस के आसपास में भी आपकी बहुत सारे छोटे छोटे देश थे, बहुत सारी कंट्रीज थी। वहां के लोगों ने जब देखा कि फ्रांस के अंदर इक्वेलिटी की बात हो रही है, फ्रांस के अंदर एक फ्लैग है, फ्रांस के अंदर जो है एक टैक्स सिस्टम कर दिया, सेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कर दिया, ट्रांसपोर्ट बढ़ा दिया, कम्युनिकेशन बढ़ा दिया, इक्वालिटी बिफोर लेकर आए, यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन वेट एंड मेजर लेकर आए, तो वो लोग भी चाहते थे कि जो फ्रांस का जो नेपोलियन है वो हमारे देश पर आए, उस पर अटैक करे अपनी आर्मी को लेकर, और हमारे देश के अंदर भी जो नेशनलिज्म है वो डेवलप हो। तो लोग चाहते थे स्टार्टिंग के अंदर, मैं बात कर रही हूँ इन द बिगिनिंग पीरियड, स्टार्टिंग में लोग चाहते थे कि फ्रांस जो है के जो नेपोलियन है वो हमारे देश पर आए, अटैक करें, और यहाँ पर भी नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो। ये मैं बातें आपको इसलिए कह रही हूँ कि स्टार्टिंग में क्या किया, जो नेपोलियन थे उन्होंने आर्मीज बनानी स्टार्ट करी, फ्रांस के अंदर जो है आर्मीज के ऊपर जो है बहुत ज्यादा फोकस किया गया, फ्रांस के अंदर आर्मीज बनाई गई। ठीक है, जैसे आपने नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर पढ़ा था कि फोर्स रिक्रूटमेंट, उसमें क्या किया गया था, जबरदस्ती भारत के लोगों को, जो फीजेंट थे, जो किसान थे, छोड़ दीजिए और आप हमारे साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कीजिए। तो वो क्या था, वो था फोर्स रिक्रूटमेंट। इस तरह से यहाँ पर भी नेपोलियन ने फ्रेंच आर्मीज बनानी स्टार्ट करी, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसमें उनने क्या बोला कि आपको आर्मी के अंदर जो है रहना है, ठीक है, टेरिटरीज के ऊपर कंट्रोल करना है, दूसरे जो कॉलोनीज हैं आपकी यूरोप के अंदर, उनके ऊपर आपको अटैक करना है, उनको हमारी टेरिटरी के अंदर इंक्लूड करना है, इन सब चीजों की बात की गई। तो जब ये बातें स्टार्ट हुई तो लोग चाहते थे स्टार्टिंग के पीरियड में कि जो फ्रांस का नेपोलियन है वो हमारे देश के ऊपर भी अटैक करे, क्योंकि हम परेशान हो चुके हैं, यहाँ पर मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बरसों से राजा शासन करते आ रहा है, उसने कभी हमारी फीलिंग के बारे में नहीं सोचा, कभी इक्वालिटी के बारे में नहीं सोचा। तो अच्छा है अगर नेपोलियन के लोग यहाँ पर अटैक करेंगे तो हो सकता है यहाँ पर भी नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो यहाँ पर डेवलप हो जाए और हमारा देश भी उसी तरह से चलना स्टार्ट करे। तो बिगिनिंग पीरियड में, शुरुआती समय में फ्रांस के आसपास के जो देश थे वो चाहते थे कि नेपोलियन के द्वारा यहाँ पर अटैक हो, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे लोग जो है इस चीज से कह सकते हैं फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हो गए। फ्रस्ट्रेट होना क्यों स्टार्ट हो गए, फ्रस्ट्रेट होना इसलिए स्टार्ट हो गया कि ठीक है, नेपोलियन ने फ्रांस के आसपास कोई कंट्री, मान लीजिए आप कह सकते हैं बर्लिन है जर्मनी के आसपास में, वहां पर अटैक कर दिया। ठीक है, बर्लिन के जो स्टेट्स है उसको अपने यहाँ पर कंकर कर लिया। अब बर्लिन के लोग तो ये खुश हो रहे थे ना सोच के कि नेपोलियन यहाँ पर भी नेशनलिज्म डालेगा, लेकिन वो नेशनलिज्म वहां पर क्यों डालेगा, नेपोलियन तो फ्रांस का है ना, उसके मन में जो फीलिंग है, जो देश की जो फीलिंग है कुछ करने की, वो अपने देश के प्रति है, दूसरे के प्रति नहीं है।
तो जब लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ पर भी कोई बदलाव नहीं हो रहा है इस सब चीज़ों के बाद में भी, फिर लोगों ने इन चीज़ों को मना करना स्टार्ट करा। लोगों के मन में जो आप कह सकते हैं पहले स्टार्टिंग पीरियड में जो हैप्पीनेस थी, वो आप कह सकते हैं फिर बाद में इरिटेट होने लगे, स्टार्ट हो गए, लोगों ने उसको जो है बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये था एक इनिशियल फेज ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, आई होप यू हैव लाइक दिस चैप्टर। इफ यू लाइक दिस चैप्टर, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।